खबर तफसील से इंतखाबी मंशूर में सियासी पार्टियों की तरफ से किए गए वादों के लिए उन्हें जवाबदेह बनाने की मांग की गई है। इस सिलसिले में मफाद आमा की एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। अर्जी गुजार ने अदालत से दरख्वास्त की है कि वो इस ज़िम्न में मरकजी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अहकामात जारी करे। माकूल इंतखाबी वादों को पूरा करने के लिए सियासी पार्टियों को जवाबदेह बनाने की अदालत से गुजारिश की गई है। एडवोकेट अश्वनी कुमार उपाध्याय ने अपने मातहत अश्वनी कुमार दुबे से अर्जी दाखिल कराई है। अर्जी गुजार ने वादा पूरा ना करने वाली पार्टियों का इंतखाबी निशान वापस लेने और उनकी मुसल्लमा हैसियत खत्म कर देने का मुतालबा किया है। अर्जी गुजार के मुताबिक एक आम शहरी अदालत ही से उम्मीद लगा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंदौर में गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के इंदौर से जुड़े। इंदौर में बनाए गए इस प्लांट में रोजाना 550 टन फाजिल मादों और कचरे वगैरह को कारामद बनाने की सलाहियत है। इस प्लांट के जरिए यौम में तकरीबन 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन नामियाती खाद तैयार की जा सकती है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि आइंदा 2 साल में मुल्क के 75 बड़े शहरी इदारों में ऐसे गोवर्धन प्लांट और ऐसे बायो सीएनजी प्लांट्स बन जाएंगे। ऐसे इक़दामात से मुल्क के शहरों को साफ और आलूदगी से पाक बनाने और उन्हें साफ सुथरी माहौल दोस्त तवानाई की तरफ ले जाने में मदद मिलेगी। इंदौर के अभियान को एक नई ताकत देने वाला है। इंदौर को आज गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाने का जो गोवर्धन प्लांट मिला है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं शिवराज जी और उनकी टीम की विशेष प्रशंसा करूंगा, जिसने इस कार्य को इतने कम समय में संभव बनाया है। मैं आज सुमित्रा ताई का भी आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने सांसद के तौर पर इंदौर की पहचान को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। भारत के शहरों को स्वच्छ बनाने, प्रदूषण रहित बनाने, क्लीन एनर्जी की दिशा में बहुत मदद करेगा। और अब तो शहरों में ही नहीं, बल्कि देश के गांवों में भी हजारों की संख्या में गोवर्धन बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। इनसे हमारे पशुपालकों को गोबर से भी अतिरिक्त आय मिलनी शुरू हुई है। हमारे गांव देहात में किसानों को बेसहारा जानवरों से जो दिक्कत होती है, वो भी इस तरह के गोवर्धन प्लांट में उसके कारण कम हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। कुवैती खवातीन ने कर्नाटक में हिजाब हामी लड़कियों और खवातीन के साथ इजहार यकजहती किया है। कुवैत में हिंदुस्तानी सिफारत खाने के बाहर मुजाहरे के लिए खवातीन जमा हुई। यहाँ ये 120 खवातीन जमा हुई और 120 खवातीन ने हिजाब पहनने की आज़ादी देने का मुतालबा किया। कर्नाटक में हिजाब को लेकर हंगामे के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए ये लोग बुध को यहाँ पहुंची। बताया गया है कि ये खवातीन इस्लाम हामी तंजीम की खवातीन शाख से वाबस्ता हैं। أنا اليوم موجودة هني في الاحتجاج اللي هو ضد استخدام العنف مع النساء المسلمات في الهند، ضد التمييز العنصري بسبب الحجاب هناك اللي قاعد يصير أمر أبدا مو طبيعي. هم ما لهم أي حق إنهم يمارسون أي شعائر دينية، أي رموز دينية، رغم إن إحنا ما نتكلم عن فئة قليلة، إحنا قاعد نتكلم عن أعداد بالملايين. الجالية الهندية موجودة اللي في الخليج، ما قط يوم من الأيام سمعنا إنه إحنا استهدفت بسبب مثلا سيكي لابس عمامة، عدل ولا لا؟ الجالية الهندية في الخليج بالملايين
وعقودها بالملايين. لازم يفهمون الحكومة الهندية أن إحنا بالفعل ناس نحترم الآخرين، فالمفروض يحترمون إخواننا المسلمين في الهند. فالطفلة الهندية المسلمة هي أختي، أنا ما عندي مناطقية، أنا مسلمة في كل مكان، هي أختي. لذلك كل طفلة مسلمة محجبة في الهند، في الصين، في السند، من حقها أنها تلبس حجابها، وهذا من الحق خصوصا في دولة عرقية مختلفة الأعراق والأديان. يجب احترامها كمواطنة هندية، يجب احترامها والدفاع عن حقها في لبس هذا الحجاب. قدام السفارة الهندية احتجاجا للاضطهاد اللي تلقوه مسلمات الهند. احنا نؤمن ان لهم الحق في التعليم ولهم الحق انهم يمارسون دينهم بحرية. هذه وقفة المنظمة هي مجرد إيصال رسالة ان احنا رافضين لهذا الظلم وإن كان في بلد آخر، لكن الإنسان هو الإنسان أينما وجد، والظلم الواقع على أي إنسان في هذه الأرض واقع علينا جميعا. هي هذه وقفة أو اعتصام بسيط ان احنا نرسل لهم رسالة ونقول لهم وإن كنتم مستضعفين لكنكم أقوياء واحنا فخورين فيكم. वहीं कुवैती पार्लियामान ने हिंदुस्तान में हिजाब पर हो रहे हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। कुवैती अरकान पार्लियामेंट ने अपने बयान में अक़वाम मुत्तहिदा से कहा कि बैनुल-अक़वामी इदारा हिंदुत्ववादी हुकूमत के गैर इंसानी इक़दामात के खिलाफ कार्रवाई करे। कुवैत में RSS के स्लीपर सेल्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई की मांग भी की गई है। कुवैती अरकान पार्लियामान ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को फासिस्ट करार दिया। CPM लीडर वी श्रीनिवास ने हिजाब तनाज़े को लेकर लड़कियों को तालीम के बुनियादी हक से महरूम करने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं कि हिजाब इस्लाम का लाजमी हिस्सा है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि हिजाब के नाम पर लड़कियों को तालीम के बुनियादी हक से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। इन्होंने अदालत से ड्रेस कोड के नाम पर लड़कियों को तालीम के बुनियादी हक से महरूम नहीं करने की अपील की है। Karnataka High Court commented that hijab is not religious compulsory wearing of the hijab, not compulsory. But that is not the question. The question is whether on the basis of the uniform or the hijab or some other dress, whether you are allowing the right for education to the girls or based on the dress code or something else you are denying. That is the basic question, whether you allow the right to education or deny it. That is the basic question. Requesting the justice or the the high courts and also the intellectuals of this country to take this issue in the name of dress code or hijab. No one can deny the right to education. That must be discussed. It is the more basic point and the issue. हिजाब के सिलसिले में कर्नाटक के अहम मजहबी रहनुमा आज एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए। बेंगलुरु प्रेस क्लब में मीडिया से खिताब करते हुए हिंदू, मुस्लिम और ईसाई मजहब के रहनुमाओं ने अमन और इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील की है। राज्यसभा के रुकन डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन के निजामत में मुनक्कदा इस इजलास से कर्नाटक के मशहूर मठ मुरघा मठ के शिवमूर्ति स्वामी जी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि तलबा अपनी पढ़ाई की जानिब तवज्जो दें, भाईचारे को बरकरार रखें। ईसाई और मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने कहा कि हिजाब या किसी और मजहबी तौर तरीके पर सियासत ना की जाए, कोर्ट का हतमी फैसला आने तक सब्र का मुजाहरा किया जाए। पाठ्यक्रम कैरिकुलम कोई बाहर के विचारों में चिंता मत करना चाहिए। शिक्षा के बारे में, स्टडी के बारे में दिलचस्पी रखने से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आजकल सीखने वाला दिन है, पढ़ने वाला दिन है। इन दिनों में बाहर के विचारों में चिंता करना अच्छा नहीं है। अगले दिनों में बहुत समस्या होता है। No, the issue whether it is hijab or whether the state is undergoing the religious intolerance, our only appeal to the state and the state government is, from the past many years there was nothing in our state. It was going on peacefully. Whether, as Maulana said, the same students, when I studied in the school also, we had Muslims, Hindus, Christians, everybody. No, never we thought about the other religion itself. We all
studied together. But now these issues are making differentiation within the classrooms as children minds are getting spoiled. So our only message is bring back the peace what was there. Don't disturb the custom and religious tradition what was there in the past. And we are waiting for the court order, but in the meantime we ask the state to intervene. सबसे अपील की गई है कि आप अमन व अमान को बरकरार रखें। दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट में ये मसला चल रहा है, इंटीरियम ऑर्डर है। अब इंटीरियम ऑर्डर को भी गलत तरीके से पेश किया गया है, ना उसकी सही तौर पर इफ़ाम व तफ़हीम की गई है, ना उसे समझाया गया है, ना समझा गया है। तो उसे अच्छी तरह से समझाया जाए और उस ऑर्डर के हवाले से जो कुछ हम अमल कर सकते हैं अमल करते रहें, ताकि उस वक्त तक कि जब तक कि ये ऑर्डर फाइनल ना हो जाए। फिर फाइनल ऑर्डर होगा तो उस वक्त देखा जाएगा जैसे भी हालात बनेंगे। तो सबसे पहले तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिया अमन की अपील की गई है और तालीमी इदारों को फितनों का, नफ़रतों की आमाजगाह न बनाने की भी अपील की गई है। हम ये चाहते हैं कि जैसे पहले से एक अच्छे माहौल में हमारे बच्चे तालीम पा रहे थे, उसी तरह से तालीम हासिल करने वाले बन जाएं। अभी जो माहौल बना है जिसकी वजह से एक दूसरे के मुखालिफ बन गए हैं, ये मुनासिब माहौल नहीं है। हम हमेशा से आपस में भाईचारगी के साथ रहकर बहुत ही एक दूसरे के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ रखकर तालीम हासिल की है। अब इन छोटे इश्यूज़ की वजह से हमने अपनी जो चीज़ें थी उसको गलत रास्ते की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो हम सब ने मिलकर यहाँ इस वक्त ये आवाज़ दी है कि सबसे पहले यहाँ के अमन को बरकरार रखें। अब हिजाब डालना नहीं डालना वो उनकी मर्ज़ी। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटें। अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर और तलबा एहतजाज पर हैं। हजारों की तादाद में तलबा और डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। कल इन लोगों ने इंतजामिया को इंतबा दिया था और आज से इन्होंने सारी सर्विस को बंद करके एहतजाज करना शुरू कर दिया है। इन लोगों का इल्ज़ाम है कि इन्होंने डॉक्टर कमलेश उपाध्याय के खिलाफ शिकायत की थी और कहा गया था कि जल्द ही कमेटी बनेगी और 30 दिन में जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी, लेकिन काफी दिन गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक कोई कमेटी का ऐलान नहीं किया गया, जिसके चलते डॉक्टरों ने आज से मुकम्मल एहतजाज शुरू कर दिया है। 2 फरवरी को हमने उसके लिए स्ट्राइक की घोषणा की थी कि स्टूडेंट्स को न्याय मिले, परंतु हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ हेल्थ मिनिस्टर की कुछ मीटिंग हुई थी और उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया था कि 2 दिन में कमेटी की रचना हो जाएगी और 30 दिन में उसका निर्णय आ जाएगा। 15 दिन के बावजूद भी कोई कमेटी की घोषणा नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए हमने कल टोकन स्ट्राइक की थी और आज से इमरजेंसी सुविधाएं, कोविड सुविधाएं भी बंद करके हम लोग स्ट्राइक पे यहाँ आंदोलन अपना जारी रखेंगे। कब तक ये स्ट्राइक चलेगी? जब तक हमें हमारा न्याय नहीं मिल जाता। अहमदाबाद सिलसिलेवार धमाकों के सिलसिले में अदालत के फैसले का अनुराग ठाकुर ने खैर मकदम किया। मरकजी वजीर के मुताबिक 49 मुलजिमों में एसपी लीडर शादाब अहमद का बेटा मोहम्मद सैफ भी शामिल था। इन्होंने सवाल किया कि उस पर अखिलेश यादव अब क्यों खामोश हैं। अनुराग ठाकुर के मुताबिक मोहम्मद सैफ अहमदाबाद सिलसिलेवार धमाकों का मास्टरमाइंड था और धमाका कराने में मुलव्विस रहा। कि अहमदाबादी हमले के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और जिन 49 लोगों के खिलाफ ये बात आई है उनमें से जो एक मास्टरमाइंड की मैं अगर बात करूं ऐसे हैं मोहम्मद सैफ पुत्र शाबाद अहमद, मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता। ये मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता कौन है? अखिलेश जी की बोलती इन पर बंद क्यों है? ये जो चित्र मैं आपके सामने मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता के रख रहा हूं, ये उस समय के समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, पीछे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का चिन्ह नजर आ रहा होगा। क्या इस मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता को उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बिरयानी खाने के लिए बुलाया था, जिनका बेटा मास्टरमाइंड और धमाकों में शामिल होने का नाम आया है? क्या इस पर अखिलेश यादव जी चुप्पी तोड़ेंगे? आजमगढ़ को आतंकवादियों का गढ़ बनाने का काम जिन लोगों ने किया है, क्या उस पर समाजवादी पार्टी अपनी चुप्पी तोड़ेगी? इनको पुलिस पर भरोसा नहीं है, एटीएस पर भरोसा नहीं है,
लेकिन आतंकवादियों को संरक्षण देने में पूरी ताकत लगा देते हैं। ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए हिंदुस्तान ने पहल शुरू कर दी है। आइंदा साल इंटरनेशनल ओलंपिक इवेंट की मेजबानी के लिए लगने वाली बोली हिंदुस्तान ने जीत ली है। आईओसी की मेंबर नीता अंबानी ने इस पेशरफ्त को एक एजाज करार दिया। उन्होंने कहा कि पूरे 4 दहाकों बाद हिंदुस्तान को इंटरनेशनल ओलंपिक इवेंट की मेजबानी करने का मौका मिला है। आईओसी पैनल ने मुल्क में खेलों को फरोग देने के सिलसिले में अपनी मुफीद तजावीज़ पेश की हैं। One we share with you, my dear friends and respected members of the IOC. We take immense pride in the resilient spirit of India that has risen to produce and export millions of vaccines to several countries across the world and administering over 1.5 billion vaccines throughout the country. Throughout the pandemic, sport has been a source of hope, joy, entertainment and motivation to the people around the world. As we enter the post-pandemic world with optimism, sport will continue to inspire us and lead us with its invaluable life lessons. With one foot rooted in our cultural traditions and the other leaping up to embrace modernity, India's next generation is brimming with 1 billion hopes and dreams, driven by the potential and the power of creative energy. I truly believe India is on the verge of creating something very special with the Olympic movement. Together with you, we want to open the doors of opportunity to millions of young Indians. It is time to write the future of sport and ignite our potential with the spirit of Olympism. India is a melting pot of multiple cultures and incredible experiences. A country that has inspired millions of travelers over centuries to come back time and again. India is a journey you can't complete in one lifetime. With great joy, I invite you to begin your journey to incredible India. महाराष्ट्र के वजीर सयाहत आदित्य ठाकरे ने ट्वीट करके नीता अंबानी का शुक्रिया अदा किया है। नीता अंबानी और उनकी टीम की कोशिशों को सराहा है। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुंबई 2023 के बैनुल-अक़वामी ओलंपिक्स कमेटी के इजलास की मेज़बानी करेगा। ये महाराष्ट्र के लिए वाकई खुशी और फ़ख्र का लम्हा है और हिंदुस्तान के लिए खेलों के हवाले से एक बहुत बड़ा मौका। उन्होंने कहा कि मोहतरमा नीता अंबानी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो और उनकी पूरी टीम ने इस सेशन को मुंबई लाने की कोशिश की। कामयाबी हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, इसे मेहनत और लगन के साथ किसी भी उम्र में हासिल किया जा सकता है और यही हमने अपनी पहल बायजूस के यंग जीनियस सीजन 2 में हर बच्चे में देखी है। आइए देखते हैं चंचल कुमारी और अद्वैत कोलारकर को। मैं हूँ चंचला कुमारी, हथवार, रांची, झारखंड से। मुझे लगता है मैंने रेसलिंग को नहीं चुना, रेसलिंग ने मुझे चुना है और अब रेसलिंग ही मेरा जुनून है। हमारा स्थिति ठीक नहीं था, इसलिए मैंने चंचला को अकादमी डाले ताकि वो अच्छा से पढ़ सके, अच्छा से खेल कर पाएगी। मैं 5 साल से रेसलिंग कर रही हूँ और अभी तक मैंने स्टेट लेवल पे गोल्ड और नेशनल में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते और इंटरनेशनल में क्वालिफाइड हुई। I think life is full of colors. I fill mine with my favorite one. My name is Advait Kolarkar and I am an abstract artist. Abstract art is something where you can paint with anything. अद्वैत को लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वो जिस तरीके से वो टेक्सचर्स, कलर्स, डिफरेंट कंपोजिशन बनाता है, उसके जैसा कंपोजिशन कोई और बच्चा इस उम्र में बना सकता है।
There is no right and wrong in abstract art. And most important part is that everyone sees it differently. What I see as a galaxy, you might see it as an ocean. अद्वैत बस 2 साल का ही था जब उसका पहला पेंटिंग का एग्जीबिशन हुआ। उसकी पेंटिंग की एग्जीबिशंस इंटरनेशनल लेवल पे हुई है। उर्दू के नए फनकारों की सलाहियतों को मंजर आम पर लाने के लिए MP उर्दू अकादमी ने तलाश जौहर के नाम से प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया है। अकादमी के ज़ेर एहतमाम इंदौर में मुनक्किदा तलाश जौहर प्रोग्राम में बड़ी तादाद में उर्दू के नए फनकारों ने शिरकत की और अकादमी की पहल को वक्त की ज़रूरत से ताबीर किया। नस्र निगार और फिक्शन निगार ढूंढे और दुनिया को सौंपे। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी महकमे सकाफत का ये प्रोग्राम तलाश जौहर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि जौहर की तलाश में उर्दू अकादमी निकली है और जौहर उर्दू ज़बान और अदब में मध्य प्रदेश सूबे के किसी भी कोने में हो, किसी भी तहसील में, बस्ती में हो, कोशिश ये है कि वो उनको मंच मिले, उनको स्टेज मिले और इसके अलावा जो उर्दू अकादमी की डिजिटल डायरेक्टरी है उसमें वो रजिस्टर हो, जिससे कि मुल्क में और मुल्क से बाहर इस सूबे के फनकार, अदबा और शोरा वो जा सकें। कमोवेश हर सूबे में उर्दू अकेडमी है, लेकिन हमें इस बात का फख्र है कि हमारे यहाँ की उर्दू अकेडमी में नए लिखने वालों के लिए, नए फनकारों के लिए, चाहे वो शायर हों, अदीब हों, अफसाना निगार हों, उनको स्टेज देने के लिए या उनको आगे बढ़ाने के लिए ये जो प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है तलाश जौहर, मैं समझता हूँ ये बेहतरीन प्रोग्राम है। उर्दू अकेडमी की एक अच्छी कोशिश है। मुख्तलिफ इलाक़ों में, मुख्तलिफ ज़िलों में, मुख्तलिफ कस्बों में बहुत सा टैलेंट होता है। बहुत से ज़हीन बच्चे हैं जो शेर व शायरी की तरफ राग़िब हैं, उन्हें कोई मौका नहीं मिलता, उनका जो फ़न है वो लोगों के सामने नहीं आ पाता। तो ये एकेडमी ने एक अच्छा सिलसिला शुरू किया है। ढंग से जो प्रोग्राम शुरू किया गया है, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की बहुत बेहतरीन पहल है। ज़्यादातर हमने देखा है कि नए शायरों को, नए तख्लीकातों को, तख्लीकारों को मंच मिल नहीं पाता है, तो इससे मंच भी मिल रहा है, नए लोगों का हौसला भी बढ़ रहा है और उर्दू की खिदमत भी हो पा रही है। वाकई लाजवाब पहल है और इसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ उर्दू अकेडमी को भी, नुसरत मेहंदी साहिबा। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में का हिस्सा मैं बना हूँ और एक तत्कालीन लेखन प्रतियोगिता है और मैं समझता हूँ कि ये शायरी से इश्क करने वाले एक महबाब के लिए बहुत अच्छा सहारा है, जिसके चलते वो अपने उर्दू के इश्क और अलग मंजिल अदा करता है। उर्दू अकादमी की जानिब से जो तलाश जौहर प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है, इससे नए जो लिखने वाले हैं, नए रचनाकार हैं, नए तख्लीकार हैं, उन सबको बड़ा हौसला मिल रहा है। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। मुझे दीजिए इजाज़त। आदा।